जी, बड़ी अच्छी आपने बात कही है। मुझे लगता है कि कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी ना रह के प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, रन बाय फैमिली, और फैमिली के आगे पीछे घूमती रह जाएगी। अभी बड़ी जब यूपी में इनकी तबाही हो गई, एक ही इनके पास गुरु का यक्का था, बेचारी प्रियंका, उसको भी फेंक के देख लिया, वहां भी लोगों ने नजारत कर दिया। पंजाब में तो सुकड़ा ही साफ हो गया ना, वो तो क्या। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इन लोगों की जुबान बंद करने की हमें जरूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी की तरफ भी लोग जो है क्या इससे कोई नुकसान? देखिए, होता पता क्या, हमारा समाज जो है किसी वक्त थोड़ी सी हवा के साथ बहना शुरू हो जाता है। अभी थोड़े दिन पंजाब के 6 महीने हो जाने तो ये अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हालांकि मैं ऐसा मानता हूं कि पंजाबियों के पीठ पे जो है अरविंद केजरीवाल ने छुरा ठोक दिया है। 92 विधायक जो है पंजाब के लोगों ने जितवा के भेजे, और राज्यसभा में जब 5 लोग भेजने थे तो 4 लोग दिल्ली से तय हुए, क्योंकि व्यापारी थे और उनके साथ सांठगांठ थी। और राज्यसभा में व्यापारी जब कोई जाता है किसी पॉलिटिकल पार्टी से तो वो क्या करता है, वो किसी से छुपा नहीं है। पहला छुरा जो पीठ पे इन्होंने खोपा है पंजाबियों को, वो खोप दिया। अब चुनावों में इन्होंने कहा था सरकार में आते ही 1000 रुपया हर हमारी महिला को, बहन को मिलना शुरू हो जाएगा, और 300 यूनिट हम पहले दिन से फ्री कर देंगे। अब कल उनका बयान आ रहा है कि हम घाटे में हैं, सरकार के पास रेवेन्यू नहीं है, 1 साल के बाद 300 यूनिट फ्री होंगे। और अरविंद केजरीवाल की एक जो मानसिकता है देश के अंदर अराजकता फैलाने वाली, खास करके मैं कहूंगा अभी वर्तमान में कश्मीर फाइल्स के ऊपर जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा में जिस तरीके से उठा के मार के हंसे उस नरसिंहार के ऊपर, तो मुझे लगता है रत्ती भर भी करैक्टर इन जम्मू के लोगों का जो भी चले गए आप में या अभी जाने की तैयारी में, रत्ती भर भी अगर इंसानियत का करैक्टर बचा हो तो ये अपने आप को इन कदमों से पीछे खींचे। पिछले कुछ दिनों से हवा चल रही है, और हवा कैसी चल रही है, शायद ये हवा जो है आने वाले इलेक्शन का बिगुल बजा रही है, क्योंकि हर तरफ जो है ज्वाइनिंग देखने को मिल रही है। और भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो वहाँ पर भी ऐसा कोई दिन शायद निकल रहा है जब ज्वाइनिंग ना हो रही हो। आज फाउंडेशन डे भी है, और हमारे साथ आज खास बातचीत करने के लिए विक्रम रंधावा जी हैं। विक्रम रंधावा जी, आपसे सबसे पहले तो आज फाउंडेशन डे की आज बड़े अच्छे तरीके से सेलिब्रेट भी किया गया, और दूसरा आपसे जानना की कोशिश करेंगे कि लगातार ज्वाइनिंग जो है भारतीय जनता पार्टी के खेमे में देखने को मिल रही है, और सेम समय पर जो है थोड़ी सी हवा जो दिख रही है वो आम आदमी पार्टी की दिख रही है। किस तरह लेते हो आने वाले इलेक्शन को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करूंगा जो आपने आज भारतीय जनता पार्टी के 42वें स्थापना दिवस के ऊपर ये साक्षात्कार रखा है। और यकीनन राहुल जी, भारतीय जनता पार्टी पिछले 42 वर्षों में तो भारतीय जनता पार्टी के स्वरूप में, लेकिन इसका मूलभूत आधार आप देखेंगे तो ये 1951 से जनसंघ से लेकर प्रजा परिषद, और प्रजा परिषद से फिर सही स्वरूप जो 6 अप्रैल 1980 में मुंबई के अंदर अधिवेशन के दौरान श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी को राष्ट्राध्यक्ष बनाकर जो भारतीय जनता पार्टी ने स्वरूप धारण किया और एक मजबूत राजनीतिक दल के रूप में उभर के सामने आए। यकीनन आप देख सकते हैं कि केवल मात्र 42 वर्षों में, और 42 वर्षों से भी अगर हम 2019 के लोकसभा चुनावों से लेकर 3 वर्ष ये निकाल दें तो सिर्फ 39 वर्षों में 2 लोकसभा सीटों से लेकर 303 लोकसभा सीटें हासिल करना, और वो भी उन परिस्थितियों में जब देश के अंदर कांग्रेस रूपी एक राजनीतिक दल ने समाज को गुमराह के रास्ते पे चलाकर और एक ऐसा कवच बना लिया था कि लोगों को लगता था कि कांग्रेस के अलावा देश के अंदर दूसरा राजनीतिक दल है ही कोई नहीं। लेकिन यकीनन भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत आइडियोलॉजी के साथ, राष्ट्रवाद की सोच के साथ, परिवारवाद को परे रखते हुए अटल बिहारी वाजपेयी जैसा एक गरीब परिवार का व्यक्ति जो बाद में देश के प्रधानमंत्री भी बने, और आज वर्तमान में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी एक गरीब परिवार का व्यक्ति आज मजबूती से न सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री होने के नाते बल्कि दुनिया के अंदर अगर भारत का डंका बज रहा है तो ये श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की एक मजबूत कार्यकुशलता, एक मजबूत कार्य पद्धति उसकी बदौलत है। यकीनन आपने कहा कि हवा का रुख बड़ी तेजी से बदला है, और हवा का रुख बदलना बिल्कुल मुझे लगता है लाजमी भी था, क्योंकि जम्मू कश्मीर पिछले 3 वर्षों से लगातार पहले गवर्नर रूल फिर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, और क्योंकि डीलिमिटेशन एक बहुत बड़ा डेडलॉक था। डीलिमिटेशन प्रोसेस जब तक कंप्लीट नहीं होता था तो केंद्र सरकार सोच भी नहीं सकती चुनाव करवाने का, और अब लगभग हाथी निकल गया, पूंछ रह गई है। 6 मई तक का उनके पास समय है, आज 6 अप्रैल है, 1 महीना लगा लो। मुझे लगता है कि उससे पहले पूरा एक मानचित्र जो है 90 विधानसभा क्षेत्रों का बन के जम्मू कश्मीर की जनता के सामने आ जाएगा,
और नया स्ट्रक्चर तय हो रहा है, नई विधानसभा है। अब आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि जैसे लोकसभा में माननीय गृह मंत्री श्रीमती अमित शाह जी ने कहा भी है कि जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत जल्द विधानसभा के चुनावों की तैयारी होगी। और मुझे लगता है कि संगठन के दृष्टिकोण से तो हम राहुल जी बहुत सकारात्मक सोच के साथ और बहुत अग्रेसिव सोच के साथ ऑलरेडी काम कर रहे हैं। हमारा पोलिंग बूथ स्तर के कार्यकर्ता से लेके प्रदेश का कोई भी बड़े से बड़ा नेता हो, चाहे वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहा हो, चाहे वो स्पीकर रहा हो, चाहे वो किसी और जिम्मेवारी पे रहा हो, लेकिन पोलिंग बूथ के ऊपर बूथ संपर्क अभियान के माध्यम से केंद्र सरकार की जो योजनाएं जो गरीब के उत्थान के लिए है, क्या मेरे इलाके के मेरे लोगों को उन योजनाओं का बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसके लिए हम जमीनी स्तर पे जा रहे हैं। मैं मसलन आपको बताऊंगा कि गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर गोविंदर गुप्ता जी को एक पोस्टन दिया गया है, मुझे स्वयं में एक पोस्टन दिया गया है, हमारे ऑनरेबल काउंसलर बलदेव सिंह बलोरिया जी को एक पोस्टन दिया गया है। और बड़े अच्छे तरीके से हमारे जिले की टीम, मंडल की टीम, हमारे शक्ति केंद्र प्रमुख, हमारे बॉलिंग के प्रॉपर प्लानिंग के साथ, यस बिल्कुल प्लान, जैसी एक चुनावों के दौरान जो स्ट्रेटेजी होती है उसको लेकर, लेकिन अभी चुनाव 7-8 महीने बाद भी हो सकते हैं और प्रैक्टिकली हम नीचे काम कर रहे हैं। मैं यकीनन कह सकता हूं कि जिस शिद्दत के साथ कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह है, जिस सोच के साथ हम लोगों के बीच में जा रहे हैं और जितनी मजबूती से केंद्र सरकार ने गरीबों के कल्याण की योजनाओं को नीचे तक लागू किया है और आज एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे वो लागू हो भी रहे हैं, उसके बेनिफिशियरी सामने आ रहे हैं जिनको इन योजनाओं का बेनिफिट हुआ है। चाहे वो प्रधानमंत्री हेल्थ बीमा जो योजना थी, चाहे वो प्रधानमंत्री का हेल्थ कार्ड को लेकर है, चाहे वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को लेकर हो, चाहे वो वृद्धा पेंशन या ओल्ड एज पेंशन को लेके हो, या हमारे डोमिसाइल सर्टिफिकेशन बनाने को लेकर हो, या फिर जो भी योजना जो जमीनी स्तर पर गरीब के उत्थान के लिए हो, प्रधानमंत्री आवास योजना उसमें है। और अभी आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, राहुल जी, ये उस दौरान योजना चली थी जब लोगों की जिंदगी थम गई थी। गरीब व्यक्ति की तो क्या, अमीर व्यक्ति का भी कारोबार रुक चुका था, लेकिन अमीर के पास 10 किस्म के साधन और भी होते हैं, वो कुछ समय निकाल सकता है, लेकिन जिसने दिन भर काम करके शाम को बच्चों का पेट भरना होता है उसके लिए मुश्किल होता था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 80 करोड़ उस आबादी की चिंता की और लगातार 1.5 वर्ष, अब क्योंकि कोरोना हट चुका है, सबकी जिंदगी सामान्य हो चुकी है, हर एक का कारोबार चल रहा है। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मेरा कारोबार नहीं चल रहा, मेरी दिहाड़ी नहीं लग रही, सबका चल रहा है। उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री जी ने देश के 80 करोड़ उस देश की जनता की चिंता की है और 6 महीने और, अभी 31 मार्च को उसका डेडलाइन था, लेकिन 30 सितंबर 2022 तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पुनः बढ़ा दी गई है। 5 किलो फी परिवार फी सदस्य मुफ्त राशन जो हम पहले उपलब्ध कराते थे अब पुनः उपलब्ध कराएंगे। तो ये एक पॉजिटिविटी है। अलबत्ता जैसे आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर होड़ लगी हुई है दूसरी पार्टियों के लोगों की आने की, ये मुझे लगता है कि मैं ऐसा मानता हूं कि उन लोगों को कहीं ना कहीं उनकी अंतरात्मा ने झिझोड़ा कि आप अगर जम्मू के हो तो जम्मू की नुमाइंदगी जिन पॉलिटिकल पार्टीज में आप रहते थे वहां आप सिर्फ पपेट थे, वहां आप उनके इशारों पे थे कश्मीरी हुक्मरानों के। आप उस पॉलिटिकल पार्टी में जाइए जहां पर आपको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। आपने देखा देवेंद्र राणा जी, सुरजीत सिंह सलाथिया जिनका 40 वर्ष का नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक मजबूत रिश्ता था, लेकिन उन्होंने ये महसूस किया कि हम हैं जरूर नेशनल कॉन्फ्रेंस में लेकिन कश्मीरी हुक्मरानों के इशारे के ऊपर। और देवेंद्र राणा जी ने माना कि जब मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर, या वो जो एक इनका गैंग बना था PAGD गुपकार गैंग, उसके अंदर जब मैंने जम्मू की बात की तो इनको तलखी हो गई और उन लोगों ने खानाफूसी शुरू कर दी कि ये देवेंद्र राणा ने कौन सी टोन छेड़ी है। मैं सैल्यूट करता हूं देवेंद्र राणा जी की कार्य प्रणाली को कि उन्होंने एहसास हुआ उनको कि नहीं, हम गलत लोगों के साथ हैं। मैं जम्मू की बात को रखना चाहता हूं, ये रखने नहीं देंगे, ये कहीं ना कहीं रोकेंगे। तो मुझे उसके लिए जम्मू के लोग जो एक सोच के साथ जिस प्लेटफॉर्म पे हैं, मुझे उसके साथ चलना है। मुझे उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ चलना है जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है। मुझे उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं रहना जहां लखनपुर के बाद उनको पूछते हैं कौन हो, कौन क्या तुम्हारी जमात है। लेकिन आज देवेंद्र राणा जी के बाद एक होड़ लगी। कल आपने देखा नौशहरा से हमारे दिग्गज रहे हैं, हमारी जाट बरादरी के अंदर एक अच्छी उनकी पकड़ है
पॉलिटिकली भी बड़ी अच्छी सूझबूझ रखते हमने हैं। उनसे भी बात की विक्रम जी, उन्होंने ये कहा कि सुरेंद्र चौधरी जी ने कहा कि देखिए 31 मार्च पिछले साल उन्होंने पीडीपी का दामन छोड़ दिया, 1 साल 4 दिन के बाद उन्होंने कल ज्वाइनिंग की। कल हमने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने यही कहा कि देखिए कुछ पार्टीज ऐसी हैं जो सिर्फ कश्मीर पे बात करती थी, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी है जो जम्मू कश्मीर और पूरे हिंदुस्तान की बात करती है। मुझे लगता है कि ये तो बड़ा पॉजिटिव सोच के साथ सुरेंद्र जी ने कदम उठाया है। अलबत्ता मेरे उनके साथ बड़े अच्छे पारिवारिक ताल्लुकात भी हैं और कई बारी हंसी मजाक में भी मैं उनको कह दिया करता था कि भैया बड़ा हो गया, 2-3 जगह आप घूम फिर के आ गए हो, एक राष्ट्रवाद की अगर सोच रखते हो, भारतीयता की सोच रखते हो तो भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ। तो कहीं ना कहीं वो संकोच करते थे, शायद उनको लगता था कि मेरे लिए कोई रास्ता वहाँ होगा नहीं, वहाँ ऑलरेडी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी उस कॉन्स्टिट्यूंसी के नुमाइंदे हैं। तो मुझे लगता है कि अभी उनको जो एहसास हुआ वो बेहतरीन एहसास हुआ और कल बड़ी अच्छी तादाद में अच्छे अपने समर्थकों के साथ वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। मैं दिल की गहराई से उनका स्वागत भी करता हूँ। हमारे आदरणीय अध्यक्ष रविंद्र रैना जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग जी की मौजूदगी में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। मैं जरूर चाहूँगा कि वो हमारी आइडियोलॉजी को समझे, हमारी पद्धति को समझे। केवल मात्र कि मैं आया हूँ और मुझे प्लेटफॉर्म चाहिए, मुझे स्टेज चाहिए, उस मानसिकता के साथ बीजेपी में स्थान नहीं मिलता है। बिल्कुल, बीजेपी में स्थान मिलता है, आपकी ग्राउंड बोलती है, आपका समाज बोलता है। आज विक्रम रंधावा अगर जाना जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के बदौलत जाना जाता है। आज विक्रम रंधावा हेडक्वार्टर लीडर नहीं है, आज विक्रम रंधावा पब्लिक लीडर है। मैं लोगों को सुख दुख का साथी हूँ। मैं पार्टी ऑफिस में तभी आता हूँ जब यहाँ बैठक होती है और मुझे बुलाया जाता है, अन्यथा मैं अपने लोगों के बीच में होता हूँ, क्योंकि मेरे लोगों ने जो आवाज निकालनी है वो आवाज जो है मेरी पार्टी की आवाज होनी है। तो मैं अपने हेडक्वार्टर बैठा रहूं, मेरे इलाके के लोगों की चिंता कोई ना करे, तो मुझे लगता है वो चीज़ भारतीय जनता पार्टी में संभव नहीं है। अलबत्ता जितने भी ये लोग आए हैं देवेंद्र राणा जी की ज्वाइनिंग के बाद, ये बेहतरीन लोग आए हैं, अच्छी सूझबूझ के लोग आए हैं। और आने वाले दिनों में आप देखिएगा कश्मीर के अंदर भी एक बहुत बड़ा जन समूह जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होगा। हमने डीडीसी के चुनावों में कश्मीर में खाता खोला है। भारतीय जनता पार्टी के मैंडेट के ऊपर, कमल के फूल के ऊपर, कश्मीर के ही हमारे वोटर्स में मुसलमान भाइयों ने कश्मीरी 3 मुसलमान हमारे कैंडिडेट को जितवा के भेजा है। ये साधारण बात नहीं है, साधारण बात नहीं है। विक्रम जी, एक अहम सवाल आपसे, उससे बाद अलविदा लेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने तो उसके बाद अपोजिशन में कांग्रेस के लीडर कहते थे देखिए जी ये 2-3 साल तो वर्ल्ड टूर पे गए हैं, घूमने फिरने गए हैं। आपको लगता है उनको वो एक जवाब मिल गया अभी रशिया और यूक्रेन के युद्ध में, जब भारतीय वहां पर फंसे हुए थे, किस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के एक फोन कॉल की बात होना कुछ देर के लिए, और जिस जिस गाड़ी के ऊपर तिरंगा झंडा लगा था तो सकुशल एयरपोर्ट तक पहुंचाया गया। आपको लगता है ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि विश्व गुरु की तरफ जो है इंडिया बढ़ रहा है, और ये रिलेशन जो है, जो ऑपोजिशन कहती थी ये वर्ल्ड टूर पे घूमने गए हैं और हिंदुस्तान में क्या कुछ चल रहा है इनका इल्म नहीं है। देखिए राहुल जी, बड़ी अच्छी आपने बात कही है। मुझे लगता है कि कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी ना रह के प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, रन बाय फैमिली, और फैमिली के आगे पीछे घूमती रह जाएगी। अभी बड़ी जब यूपी में इनकी तबाही हो गई, एक ही इनके पास तुलू का यक्का था, बेचारी प्रियंका, उसको भी फेंक के देख लिया, वहां भी लोगों ने निर्धारित कर दिया। पंजाब में तो सुकड़ा ही साहब हो गया ना, वो तो नहीं किया। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इन लोगों की जुबान बंद करने की हमें जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री जी की कार्यप्रणाली, कार्यपद्धति का आप यहाँ से आंकलन लगा सकते हैं कि 30 मई 2022 को उनको प्रधानमंत्री में की जिम्मेवारी उठाए हुए 8 वर्ष हो जाएंगे। इन 8 वर्षों में एक दिन भी उन्होंने छुट्टी नहीं ली, एक दिन भी आराम नहीं किया। 18 से 20 घंटे उनकी वर्किंग है। और विदेशी टूर में जब जाते थे तो रात के टाइम किसी कंट्री में रुकते नहीं थे, वो फ्लाई करके दूसरी कंट्री जाते थे और रात के समय में तैयारी करते थे कि उस कंट्री के साथ भारत के रिश्ते कैसे मजबूत हो। आज चाइना तक झुक रहा है, बिल्कुल। आज अमेरिका जो है वो मान गया है, यूक्रेन और रशिया खुद कह रहा है कि जो मोदी जी तय करेंगे हमें मंजूर होगा। सबसे ज्यादा अगर कोई भारतीय उस युद्ध वाले क्षेत्र से सुकुशल अपने घरों में पहुंचा तो वो नरेंद्र मोदी जी की वजह से पहुंचा। 22,000 स्टूडेंट और जो वर्क कल्चर पे नौजवान वहां गए थे। हमारे अपने गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र के कम से कम भी 22 परिवारों के बच्चों को मैं खुद जाके मिला हूँ। कुछ एक को हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर कविंद्र गुप्ता जी भी जाके मिले। अरे उनके चेहरों पे राहुल जी रौनक, ऐसे लग रहा था कि उनको लग रहा है कि हमें देश के प्रधानमंत्री के रूप में एक भगवान मिला है, एक अवतार मिला है। उन्होंने भी यहाँ तक कहा कि हमारे साथ जो पाकिस्तानी स्टूडेंट थे उन्होंने हमसे झंडा मांगा कि अपना तिरंगा हमें पकड़ा दीजिए। हाँ, और वो कहीं उस तिरंगे को लेके पहुंचे, लेकिन आगे जब उनका चेक पॉइंट पे पासपोर्ट चेक हुआ तो उनको वापस भेज दिया गया और वो खून के आंसू रोए
कि हमें भगवान ने, ऊपर वाले ने पाकिस्तान में क्यों पैदा किया, हिंदुस्तान में पैदा किया होता, आज हम भी अपने घर जाने वाले की स्थिति में होते। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा परिवर्तन है और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि और भी बेहतरीन स्थिति सुधरेगी। जम्मू कश्मीर एक मजबूत राष्ट्र बने, जम्मू कश्मीर एक मजबूत प्रदेश बने और एक विकासशील प्रदेश। आज आप देख सकते हैं, चाहे यहाँ यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है, मनोज सिन्हा साहब की टीम एक बेहतरीन काम कर रही है, लेकिन विकास में कोई कमी नहीं है। चाहे यहाँ विधायक नहीं भी है, हमारे काउंसलर्स हैं, वो बेहतरीन काम कर रहे हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को सख्त निर्देश है, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वो प्रैक्टिकली लेटर एंड स्पिरिट लागू होनी चाहिए। केंद्र सरकार के लिए जो पैसा जम्मू के लिए आ रहा है वो जम्मू लगना चाहिए, जो कश्मीर के लिए आ रहा है वो कश्मीर लगना चाहिए। क्या आम आदमी पार्टी से थोड़ा बहुत खतरा है, क्योंकि वो वहाँ पर भी दिन पर दिन जो है ज्वाइनिंग जो है होते जा रही है। 8 मार्च, माफ कीजिए 8 अप्रैल की बात करें तो वहाँ पर भी कुछ बड़े नाम जो हैं सुनने को आ रहा है, खबरों बन रहे हैं कि शायद मनकोटिया साहब आम आदमी पार्टी जा सकते हैं, शायद श्रृंगारी जी जा सकते हैं, शायद टोनी जा सकते हैं, या कुछ और नाम है जा सकते हैं। अभी इसकी हम पुष्टि नहीं करते। अब लोग कि आम आदमी पार्टी की तरफ भी लोग जो है एक ऑप्शन के तौर पर देख रहे हैं, क्या इससे कोई नुकसान होने वाला? देखिए, होता पता है क्या, हमारा समाज जो है किसी वक्त थोड़ी सी हवा के साथ बहना शुरू हो जाता है। अभी थोड़े दिन पंजाब के 6 महीने हो जाने दो, ये अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हालांकि मैं ऐसा मानता हूं कि पंजाबियों के पीठ पे जो है अरविंद केजरीवाल ने छुरा खोप दिया है। 92 विधायक जो है पंजाब के लोगों ने जितवा के भेजे और राज्यसभा में जब 5 लोग भेजने थे तो 4 लोग दिल्ली से तय हुए, क्योंकि व्यापारी थे और उनके साथ सांठगांठ थी। और राज्यसभा में व्यापारी जब कोई जाता है किसी पॉलिटिकल पार्टी से तो वो क्या करता है, वो किसी से छुपा नहीं है। एक हरभजन सिंह जो क्रिकेटर बेसिकली है पंजाब से है, लेकिन उनकी भी पूरी जिंदगी जो है वर्तमान में दिल्ली और मुंबई की सड़कों पर घूमती है, तो वो एक हम कह सकते हैं कि पंजाब से ले लिए। पहला छुरा जो पीठ पे इन्होंने खोपा है पंजाबियों को, वो घूम दिया। अब चुनावों में इन्होंने कहा था सरकार में आते ही 1000 रुपया हर हमारी महिला को, बहन को मिलना शुरू हो जाएगा और 300 यूनिट हम पहले दिन से फ्री कर देंगे। अब कल उनका बयान आ रहा है कि हम घाटे में हैं, सरकार के पास रेवेन्यू नहीं है, 1 साल के बाद 300 यूनिट फ्री होंगे और 1 साल के बाद 1200 या 1000 रुपया हर महिला को मिलेगा। तो ये मैनिफेस्टो में क्यों नहीं डाला? तब क्यों नहीं बोला कि सरकार बनाएंगे लेकिन 1 साल के बाद हम लागू करेंगे अपनी योजना को? तो जम्मू के अंदर कम से कम भारतीय जनता पार्टी को, तो आप जैसी एक मैं कह सकता हूं कि ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसकी कोई जम्मू खित्ते में बुनियाद ही नहीं है, उसकी बुनियाद ही कोई नहीं है, उससे डरने की तो कतई भी जरूरत नहीं है। वो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि मैं एक जमीनी स्तर पे पार्टी का काम करने वाला कार्यकर्ता हूं। अभी कुछ एक लोग जो हैं ज्वाइन कर चुके हैं, कुछ एक कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जिनके पास वर्तमान परिस्थितियों में प्लेटफॉर्म कोई नहीं है। वो प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे थे, आगे पीछे कोशिश की, कोई पॉलिटिकल पार्टीज को अप्रोच की अंडर द टेबल, जब उनको वहां नहीं एंटरटेन किया गया तो अब अरविंद केजरीवाल वैसे भी कटोरा लेके बैठे हैं कि भैया जहां जिसको कुछ नहीं मिलता वो मेरे पास आ जाओ। तो ये लोग जा रहे हैं, मैं इनको मुबारक दूंगा ये वहां जाए। अरविंद केजरीवाल की एक जो मानसिकता है देश के अंदर अराजकता फैलाने वाली, खास करके मैं कहूंगा अभी वर्तमान में कश्मीर फाइल्स के ऊपर जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा में जिस तरीके से उठा के मार के हंसे उस नरसिंहार के ऊपर, तो मुझे लगता है रत्ती भर भी करैक्टर इन जम्मू के लोगों का जो भी चले गए आप में या अभी जाने की तैयारी में, रत्ती भर भी अगर इंसानियत का करैक्टर बचा हो तो ये अपने आप को इन कदमों से पीछे अरविंद केजरीवाल कब जानेंगे जम्मू कश्मीर का दुख? उनको क्या मालूम कि 1990 में क्या हुआ? उनको क्या मालूम कि जम्मू कश्मीर में वर्तमान परिस्थिति क्या है? उनको क्या मालूम कि पिछले 70 सालों में यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है? वो दिल्ली में बैठ के आप एक कश्मीर फाइल जिसमें सच्चाई बताएगी, वो सच था, वो चाहे उसमें जितना बता सके एक फिल्म के माध्यम से वो दिखाया गया, उसको भी एक मजाकिया तौर पे ले लिया। राहुल जी, अरविंद केजरीवाल ने जम्मू कश्मीर ही नहीं, वो दिल्ली का भी दुख अब तक नहीं समझाया। मुख्यमंत्री लगातार तीसरी बार आ गया, वो दिल्ली का भी दुख नहीं समझाया। उसका मैं उदाहरण दूंगा कि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो 84 में सिखों के साथ हुआ नरसिंहार, वो भी जीनोसाइड था, उसके ऊपर भी पिक्चर बननी चाहिए। कौन लोग जिम्मेवार थे, उनको सजा किसने दिलवाने का रास्ता बनाया? 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी ने। ये दिल्ली में बैठ के भी आज तक जो 84 के जो लोग दंगाई जिन पे कार्रवाई होनी चाहिए थी, ये उसके ऊपर नहीं बोल पाया कभी। आज तक विधानसभा में उसके ऊपर कोई वक्तव्य नहीं आया। आज तक ये कह नहीं सका कि उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। और जिनके परिवार उजड़े, जिनका पूरा कुल खत्म हो गया, जो बच्चे थे उनको क्या दिया? जहां तक कि आपने देखा 233 कश्मीरी पंडित परिवार जो टीचर्स वहां लगे थे, मदनलाल खुराना जी उस वक्त उप मुख्यमंत्री होते थे, 1996 की बात है। तो जब जहां से कश्मीरी पंडित वहां गए थे तो उन्होंने उसको टेम्परेरी लगाया था।
तो उसके बाद लगातार वो कोर्ट में उनके चल रहा था और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन पूरी कोशिश कर रही थी कि उनको पक्का करे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने पूरी लड़ाई लड़ी सुप्रीम कोर्ट तक कि हम इनको पक्का नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जब बोला इसको करना पड़ेगा तो अरविंद केजरीवाल ने यू टर्न लिया, तो मैं भी तो यही चाहता था, लेकिन एलजी नहीं मानता है। तो कहीं ना कहीं ये जो मिस रूल है अरविंद केजरीवाल का, वो बड़ी जल्दी अब पंजाब में दिख जाएगा। दिल्ली में क्योंकि बड़ा कुछ उसका दिखने का लायक था नहीं, हालांकि दिल्ली के लोग भी कह रहे हैं 650 शराबों की दुकानें खुलवा दी हैं, और उसके बाद वो कह रहा है कि दिल्ली रोल ऑफ मॉडल देख लो, तो अभी पंजाब रोल ऑफ मॉडल भी सामने आ जाएगा। लेकिन जम्मू के अंदर मैं आपको यकीन दिला दूं, ये खाता नहीं खोल पाएंगे। पंजाब में तो जो इन्होंने किया सो किया, वो अलग बात है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी थी अकालियों की और कांग्रेस की। भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा कुछ खोने की था नहीं। हम ऑलरेडी अभी बिल्कुल एक साल जो किसान मूवमेंट के कारण हम फिर से रिफ्रेश होकर निकले थे, तो हमने बड़ा ज्यादा वहां जो स्ट्रेस किया, तो जितना हमने गेन किया हमारा वोट शेयर वहां बढ़ा है, हमें उस बात का कोई नहीं है। 2027 में हम इनको बताएंगे कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी अपने बलूते पे कैसे सरकार बनाती है। अलबत्ता जम्मू कश्मीर के अंदर राहुल जी, मैं आपको यकीन दिला दूं कि अरविंद केजरीवाल जैसी शख्सियत का कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। झाड़ू आएगा, तिनका तिनका हो जाएगा। झाड़ू आएगा और तिनका तिनका हो जाएगा। और ऐसा कहा विक्रम दावा जी ने कि पिछले 3 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद दिल्ली से अभी तक दिल्ली को भली भांति समझ नहीं पाया अरविंद केजरीवाल, वहां के दुख दर्द को समझ नहीं पाया अरविंद केजरीवाल, तो जम्मू कश्मीर को कहां समझ पाएंगे। बड़ा लंबा अरसा और बड़ा लंबा समय लगेगा। एक भी सीट यानी खाता तक यहां पर खोल नहीं पाएगी आम आदमी पार्टी। आप यूं ही देखते रहिए जेके पेरिस। अभिनंदन निसार ऑल कर रही था जेके पेरिस के लिए। Oren is providing latest education in its state-of-the-art institute and also providing an opportunity to the students to explore their careers across the globe. ओरेन का एकमात्र उद्देश्य है युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्यूटी एजुकेशन देना। एडवांस डिप्लोमा इन एस्थेटिक एंड हेयर ड्रेसिंग की विदेशों में फी 12 से 5 या 6 गुना ज़्यादा है, जबकि ओरेन बेहद कम फीस में ये कोर्सेज करवा रहा है। In Oren, there is a student-friendly environment. Students have the freedom to think for themselves in training. Oren is the only institution where teachers are available whenever students need. An institution that provides hair, makeup, skin, nail art and mehendi courses so close to the students' home that is actually a blessing. Different cultures, different challenges. More than 8,000 students are engaged. Earn while you learn. Oren produces thousands of beauty professionals who are today doing extremely well in their respective field. So what are you waiting for? Join Oren Institute of Beauty and Wellness. अगर आप करना चाहते हैं आकर्षक शॉपिंग, वो भी भारी डिस्काउंट के साथ, तो आइए गोल्ड मार्केट गांधीनगर, जहां लग चुका है लाइफस्टाइल ट्रेड फेयर। घबराएं नहीं, यहाँ कोविड नियमों का पूरा ख्याल रखा गया है। तो खुलकर कीजिए शॉपिंग, क्योंकि यहाँ है सहारनपुर का मशहूर फर्नीचर, फुटवेयर, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, जयपुरी चूरन, किड्स स्टॉल, हाउसहोल्ड आइटम्स, हर्बल प्रोडक्ट्स, किचन वेयर आइटम्स, क्रॉकरी, वॉचेस, रेडीमेड कर्टन्स, सूट एंड साड़ीज और भी कई आकर्षक स्टॉल। तो इंतजार किस बात का? आज ही परिवार और दोस्तों के साथ आएं और लाभ उठाएं इस सुनहरे मौके का। लाइफस्टाइल ट्रेड फेयर, गोल्ड मार्केट, गांधीनगर, जम्मू। टाइमिंग सुबह 10 बजे से रात 9:30 बजे तक।